नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में तो खोए रहे, पाकिस्तान के बैटल ग्राउंड पे तो बात हम करते ही रहे, लेकिन पाकिस्तान के गिरदो नवा का जो इंटरनेशनल कैलकुलस है, जो जियो पोलिटिकल कैलकुलस है, वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इस हफ्ते अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन के काउंसलेट जनरल को बंद कर दिया। ट्रंप ने धमकी दी अमेरिका के सदर ने कि चीन की मज़ीद काउंसलेट जो हैं वो भी बंद किए जा सकते हैं। यूँ तो अमेरिका और चीन के दरमियान में टेंशन्स बहुत महीनों से बढ़ रही थी, ख़ास करके कोविड-19 के बाद से, लेकिन हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद से अमेरिका ने बहुत से इक़दाम उठाए हैं। चाइनीज़ फर्म्स को सैंक्शन किया गया, चाइनीज़ सिटीजन्स को सैंक्शन किया गया, चाइनीज़ स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को सैंक्शन किया गया। टेंशन्स हांगकांग के नए लॉ के हवाले से भी हैं, टेंशन साउथ चाइना सी के हवाले से भी हैं। अब तो फिर हमने ये भी देखा कि चीन के $400 बिलियन के एक रिलेशनशिप के बाद ईरान के साथ ईरान ने चाबहार पोर्ट से और फरजद गैस फील्ड से हिंदुस्तान को किक आउट कर दिया। ये मामला भी हमारे सामने ऐसा लगता है कि मज़ीद ममालिक जो है इन टेंशन्स का शिकार हो रहे हैं। अब तो खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनल प्रेस, अमेरिकन प्रेस ये लिखने लग गया है कि एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है और शायद रूस है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान अमेरिका के साथ पूरा मगरब है, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत। क्या वाकई सूरत हाल इस किस्म की है? अगर सूरत हाल इस किस्म की डेवलप हो रही है तो पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं? जो एक तरफ तो चीन का बहुत बड़ा एलाय है, जो सीपेक और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में हम चीन के साथ खड़े हैं, उसे लेके आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके सूरत हाल को बेहतर करना चाह रहे हैं। ये वो तमाम सिचुएशन है, बैकग्राउंड है, जिस पर हम बहुत ही तेज़ तरीके से एक बात करेंगे। हम चाहेंगे जल्दी जल्दी बहुत से इश्यूज़ को कवर करें। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल मुझे ज्वाइन करेगा। अमेरिका से मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डीन ऑफ द बॉस्टन यूनिवर्सिटी जनाब प्रोफेसर आदिल नजम साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो हैं, जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया वीडियो लिंक। रुस्तम, वेरी वार्म वेलकम टू हिम, पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर टू अफ़गानिस्तान, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए पेशावर से। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नजमुद्दीन शेख साहब, एक्स सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान के फ़ोन लाइन पे कराची से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। चूँकि प्रोफेसर आदिल नजम ने फिर चले भी जाना है आधे प्रोग्राम में हमारे साथ, मैं सबसे पहले उनकी तरफ चलूँ अमेरिका में। प्रोफेसर आदिल नजम, क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान एक कोल्ड वॉर जो है वो इंतहाई शिद्दत से अब शुरू हो चुकी? जी यकीनन कह सकते हैं, और काफ़ी अरसे से होगी। कोविड से पहले हम देख रहे थे, और कोविड ने ये किया कि बहुत सारी चीज़ों की जैसे किया वैसे ही इंटरनेशनल अफेयर्स में उसको जो है एक शिद्दत दे दी, और खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शिद्दत दे दी है। और एक तरह से चीन भी अब हमें नज़र आता है कि उसने अपने दस्ताने जो हैं, ग्लव्स ऑफ, वो उतार दिए हैं। एक तरह से चीन जो था वो ज़रा नरम बात करता था, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बढ़के मारते थे, लेकिन अब जो है वो चीन की पेशेंस जो है वो भी हमें कम नज़र आती है। तो यकीनन ये जो है, आप इसे कोल्ड वॉर कह लें, आप इसे कशीदगी कह लें, लेकिन अब कोई इसके बारे में बहानाबाजी नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि नहीं यार सब ठीक है। तो ये क्लियर है कि दो बड़ी ताकतें, एक उभरती हुई ताकत चीन है, एक एग्जिस्टिंग पावर अमेरिका है, इनके माबैन जो एक आप कॉन्फ्लिक्ट शायद अभी ना आप कहें, लेकिन एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो हमें आ गई है, और दैट विल डिफाइन हमारा रीजन भी और दूसरा भी। एक सिर्फ इसमें मैं बात ऐड करता जाऊं कि इसका एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद और खुसूसन आने वाली इलेक्शन है। और इलेक्शन के हवाले से ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप यही तवक्को करेंगे कि इस पे और तेल छिड़केंगे, क्योंकि उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें किसी भी मुल्क की तरह एंटी चाइना जो है वो बड़ा सेल करता है। लेकिन ये भी याद रहे कि चीन के मामले में अमेरिका की इंटरनल सियासत में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ यकीनन कहेंगे एहतियात से करो, लेकिन इन अ वे चाइनीज क्वेश्चन पे अमेरिका में एक कंसेंसस है कि इसकी जो उभरती हुई पावर है वो अमेरिका के लिए एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है।
अच्छा प्रोफेसर आदिल नजम, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस डायमेंशन। मैं इसी चीज़ पे आना भी चाहता था, लेकिन आपने पहले ही उसका आगाज़ भी कर दिया, उसके बारे में कह भी दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप स्पेसिफिक ये नहीं है, आपके कह रहे हैं कि ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन की खातर, नवंबर के इलेक्शन की खातर एक चीन के कार्ड को प्ले कर रहे हैं लोगों की हमायत हासिल करने के लिए, लेकिन अब जो टेंशन शुरू कर दी हैं ये इलेक्शन से ख़त्म नहीं होती। ये आप कह रहे हैं कि अब इलेक्शन से इसका खात्मा नहीं हो सकेगा, डेमोक्रेट्स को इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। देखिए, मेरा कहना और मेरे ख्याल में अमूमन माहिरीन का इस वक्त यहाँ भी यही ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट ना भी होते तो टेंशन होती, और अगर वो कल प्रेसिडेंट नहीं होते और बाइडेन साहब आ जाते हैं तब भी चीन के मामले में देयर इज अ कंसेंसस। लेकिन जिस किस्म की कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप करते हैं अपनी ट्वीट्स के तहत और नी जर्क रिएक्शन में कि वीजे बंद कर दो, कॉन्सुलेट बंद कर दो, वो उनका एक स्टाइल जरूर वैसा है, लेकिन इस फंडामेंटली इस मसले पे अमेरिका में एक फॉरेन पॉलिसी कंसेंसस है कि चीन की जो पावर है वो अमेरिका के लिए थ्रेट है। एक और भी इसका डायमेंशन। अच्छा, अब मेरे साथ रहे, मैं ये बात आपकी समझ गया हूं, और मेरे साथ रहे। मैं इस पे भी अब आना चाहूंगा कि फिर ऑर्डर जो है, और खास करके जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है जो अब तक चल रहा था, वो आगे कैसे प्रोग्रेस कर पाएगा, जिसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो चीन है। जब हम वॉलमार्ट को देखते हैं, अमेजोन को देखते हैं, जितने बड़े अमेरिकन स्टोर्स हैं, अमेरिकन कंपनीज को देखते हैं, तो हमें एक इंटरडिपेंडेंस जो है नजर आती है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के अंदर। लेकिन इसको मैं चाहूंगा फिर हम डिस्कस करें, पहले जरा नजमुद्दीन शेख साहब से समझ लूं। नजमुद्दीन शेख साहब, यू हैव बीन द एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। कितना इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान इस नई ग्लोबल टेंशन के अंदर? यानी ये ग्लोबल टेंशन का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें हिंदुस्तान की अहमियत क्या है? हिंदुस्तान की अहमियत ये है कि वो क्वाड बना है, यानी अब हिंदुस्तान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलके और आसियान ममालिक और चाइना सी में वो एक अपनी प्रेजेंस को एंटर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसकी बिना पे वो आगे बढ़ सके। हालांकि जयशंकर साहब कहते हैं कि साहब हम अभी रूल और लॉ चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम किसी के साथ न हो। We should be, we will follow a non-aligned policy. We will follow a policy which is in the interest of India alone. And लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो नेगोशिएशंस अभी हो रही हैं और जो चीन को जो अमेरिका ने, पोम्पियो साहब ने कहा है हिंदुस्तान से कि साहब हम आपके साथ हैं अगर आप चाइना को रेजिस्ट कर रहे हैं, और इससे वो चाह रहे हैं कि इसको पब्लिक न किया जाए कि हमारे कौन से ताल्लुकात होंगे। दूसरी चीज़ के हमें तीन चीज़ें, अगर आई वांट टू डिविएट अ लिटिल फ्रॉम योर क्वेश्चन, कि इस वक्त हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की नज़र से। अवलन के हमें अभी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने कहा है कि साहब द मोस्ट इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन in terms of nuclear controls and nuclear ability to be able to say कि हमारे यहाँ सब ठीक है। सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के वो पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान में हुई है। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानी पीपल। दूसरी चीज के हिंदुस्तान ने 3,500 के करीब सीज़फायर वायलेशंस की थी पिछले साल, और इस साल अभी तक 1,800 से ज़्यादा हो चुकी हैं। वो चलती जाएंगी क्योंकि चीन हिंदुस्तान को इस वक्त इसकी ज़रूरत है कि वो कह सके कि कश्मीर में जो उसकी मुश्किलातें हैं वो मुश्किलातें सब पाकिस्तान की और पाकिस्तान के हाथ से जो इन्फिल्ट्रेशन है उसकी वजह से होती है, और जब तक ये रुकेगी नहीं तब तक हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम रूल ऑफ लॉ के लिए हैं और उसके बाद कहें कि साहब हमने शिमला एग्रीमेंट को छोड़ दिया, हमने जो फाइनल सोल्यूशन वर्कआउट करनी थी उसको छोड़ दिया, ये आप कर नहीं सकते। तो इसमें उनकी पोजीशन ज़रा कमज़ोर है, लेकिन और कमज़ोर इस वजह से भी है क्योंकि उनके बाकी जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी उनका रिश्ता ठीक नहीं है। अभी अगर आप हिंदुस्तानी अखबारें देखें तो वो कहेंगे कि साहब भूटान पे प्रेशर डाल रहा है चीन
लेकिन भूटान हमारे साथ है। मुझे लगता है कि इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि भूटान चाहता है कि उसकी और पॉसिबिलिटीज हों और वो पाकिस्तान चीन के साथ इस नौयत की बातें कर रहा है। अब हिंदुस्तानी अखबारें कहती हैं कि साहब भूटान को सर मुझे ये बता दें सर, ये एक मैं इन सब चीज़ों पे एक एक करके आता हूँ, किस हद तक हिंदुस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होगा चीन के खिलाफ? देखिए, इस वक्त मैं कह रहा हूँ ना कि पहली चीज तो अगर उन्होंने क्वाड कर दिया है तो वो तो अपनी वॉरशिप्स भेज रहे हैं मलाबार पे, जो इनकी एक्सरसाइज होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए जापान को और जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को दावत दी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि साहब हमारी दिलचस्पियां हैं चाइना सी में, और उन दिलचस्पियों के लिए यानी इंडो पैसिफिक सर स्टैंड लेंगे कि नहीं स्टैंड लेंगे? इसी तरह ये तो क्वाड तो अरसे से चल रहा है, क्या हिंदुस्तान कमर बस्ता हो जाएगा चीन के खिलाफ? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि दो चीजें हैं ना, एक के पब्लिक स्टेटमेंट्स क्या हैं, दूसरी ऑन द ग्राउंड क्या है। ऑन द ग्राउंड वो कह रहे हैं कि साहब हम नॉन अलाइन रहना चाहते हैं, हम चीन के साथ बातचीत के साथ ये मैकेनिज्म्स जो हमारे पास हैं, मिलिट्री मैकेनिज्म्स हैं, पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स हैं, उसके साथ हम अपने जो इख्तिलाफात हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तानी अखबारों में उन्होंने इस नौयत की खबर फैलाई हुई है कि मोदी साहब कहते तो हैं कि हमारी कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं हुई है, लेकिन टेरिटरी ऑक्यूपाई हुई है, और उसकी वजह से हमें हिंदुस्तान से हम अब चीन के साथ वो पुराना जो हम चाहते थे और जो हमारी वुहान स्पिरिट वगैरह और वो खत्म हो गई। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, हमने अफगानिस्तान पे बहुत मेहनत की, अमेरिका से नेगोशिएट किया, अमेरिका के एग्जिट को पीसफुल बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है गुज़िश्ता चंद बरसों में। अब जब अमेरिका और चीन में ये शदीद टेंशंस हैं जो इवन ईरान तक पहुंच चुकी हैं, जहां ईरान ने चाबहार के प्रोजेक्ट से, फिर फरजद गैस फील्ड के प्रोजेक्ट से हिंदुस्तानी कंपनीज को एग्जिट कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया, अफगानिस्तान पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान पे दो असरात शदीद होंगे। पहली बात तो ये है कि अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होता तो उसका जो वन बेल्ट वन रोड है जो कि अफगानिस्तान को भी वो करेगा, अफेक्ट करेगा, तो वो मंसूबा जो है वो उसमें बड़ी खामियां कमी रह जाएगी। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि अब चीन ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे कहा गया कि साउथ चाइना सी में जो हेजमनी और कंट्रोल पे जो लड़ाई होने वाली है, जो शुरू हो गई है, उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता चीन जो है वो अमेरिका के खिलाफ होता जाएगा और ये राइवलरी बढ़ती जाएगी और इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा, सारे रीजन पर पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि अफगानिस्तान में जो अमन के हवाले से जो बातचीत शुरू होने वाली थी, जिसकी उम्मीदें वाबस्ता थी, उसमें कुछ रखने पड़ने लगे हैं। आज आपने देखा कि कल हेरात में जो बमबारी हुई उसमें 45 के करीब लोग मारे गए, तो उसमें काफ़ी तालिबान भी शामिल थे, आम लोग भी थे, औरतें और बच्चे भी थे। और अफगानिस्तान से इत्तलात आ रही हैं कि ये हुकूमत ने डिलिबरेटली किया है ताकि जो इस वक्त वहाँ पे जो इंटर अफगान डायलॉग शुरू होने वाला है, ताकि उसमें अपने लिए कुछ मकाम पैदा कर सके, क्योंकि इसमें होने की हुकूमत चाहती है कि स्टेटस को बरकरार रहे, क्योंकि वो स्टेटस को के बेनिफिशरी भी हैं और स्टेटस को के बगैर वो समझते हैं कि शायद उनकी हुकूमत चली जाए और जो एग्रीमेंट होने वाला है उसमें वो एक स्केपगोट बन जाए। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटस को किसी तरीके से प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। अमेरिका को इसका अच्छी तरह इल्म है, ईरान को भी इसका अच्छी तरह इल्म है, लेकिन अमेरिका को ये डर है कि अब रूस, चीन और ईरान तीनों ममालिक तालिबान से करीबी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ममालिक समझते हैं कि दाइश को सिर्फ तालिबान ही खत्म कर सकते हैं। वो हुकूमत जिसमें तालिबान शामिल हो वो दाइश को खत्म कर सकती है, और दाइश इन तीनों ममालिक के लिए खतरा बनी हुई है। तो ये बात अमेरिका के लिए बहुत काबिल बायस तशवीश है। लेकिन अमेरिका के सामने अब कोई और रास्ता नहीं रहा
तो मैं समझता हूँ कि बातचीत तो शुरू हो जाएगी, लेकिन बातचीत का उसमें क्या प्रोग्रेस कैसे हासिल होगा वो जरा मुश्किल बात है, क्योंकि दोनों फरीकैन के जो स्टांस हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। तालिबान चाहते हैं कि उनको अपनी पोजीशन पे वापस लाया जाए 2001 में जो पोजीशन थी, और अशरफ गनी की हुकूमत ये चाहती है कि पार्लियामेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तालिबान आकर शामिल हो जाएं। अगर ऐसा होने वाला होता तो ये तो 20 साल पहले हो जाता, लड़ाई न होती। तो दोनों के जो वो हैं, जो उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो उनका स्टैंड्स हैं, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अब उनको कैसे आप करीब लाएंगे, कैसे उनको जो है वो ऐसा ऐसा ये कॉमन ग्राउंड कैसे तलाश करेंगे, इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, अच्छा मेरे साथ रहिए जनरल नईम खालिद साहब। अमेरिका और चीन के डिफेंस पोटेंशियल में अभी भी बहुत फ़र्क है। अमेरिका का प्रेसिडेंट फ्रस्ट्रेटेड है, नवंबर इलेक्शन से पहले चाइना कार्ड प्ले करना चाह रहा है। आपको लगता है कि साउथ चाइना सी के अंदर कोई हालात किसी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, पूरी कोशिश चाइना की तो ये होगी कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ना हो। वो ठीक है, उन्होंने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया है, लेकिन अभी भी उनका यही कोशिश होगी कि ये कन्फ्रंटेशन ना हो, बिकॉज अभी उन्होंने कुछ और फासला तय करना है। लेकिन जहाँ तक अमेरिकन पोटेंशियल की बात है, अगर आप देखें कि सीरिया में क्या हुआ, अगर आप देखें कि यमन में क्या हुआ, और अगर आप देखें कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, तो वो पोटेंशियल अभी वेनिंग पोटेंशियल है। मतलब जो आजकल जंगों के तरीके बदल रहे हैं, अमेरिका उसमें सबसे आगे है, सामने आलम की जंग को जानता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उसको भी सोचना पड़ेगा। ये अगर 5-10 साल पहले कन्फ्रंटेशन चाइना के साथ ओपन कर लेता तो शायद चाइना को दबा लेता। अब वो मौका हाथ से गंवा बैठा है। चाइना जो है अब नहज पे पहुँच गया है कि अब किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन जो है वो बहुत महंगी साबित हो सकती है। और ये जो भी बात क्वाड की कर रहे थे, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, इसमें सबसे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल हिंदुस्तान ही की है, वो एक्चुअली हील है इस क्वाड का, क्योंकि हिंदुस्तान ने मुतनफ़र किया है, यूँ समझे कि मायूस किया है अमेरिका को। एक तो अफगानिस्तान के सिलसिले में, जहाँ वो चाहते थे कि वो ज़्यादा फाल रोल अदा करे। ये आप क्यों कहते हैं कि मायूस किया है? जी, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अमेरिका चाह रहा था कि चूंकि वो इस इलाके में उनको पुलिसमैन भी बनाना चाह रहा है और अगेंस्ट चाइना भी खड़ा करना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा था कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान कोई अच्छा फाल रोल अदा करे और वो जो वैक्यूम है उसको फिल करने की कोशिश करे। उन्होंने उसको झंडी करा दी। उसके बाद जब स्टैंड ऑफ हुआ चाइना और हिंदुस्तान का, तो जो हशर उनका हुआ उस पर भी वो हैरान हुए कि ये अगर ये इतना काम भी नहीं कर सके तो हमारे किस किस्म के हलीफ हैं। फिर अभी अंदर से, जैसे अभी नजमुद्दीन शेख साहब भी कह रहे थे कि अंदर से हिंदुस्तान के ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जी हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान के पुश से हाथ उठाया नहीं है। अभी भी आप देखते हैं कि वो हमारी तरफ नजर इल्तफात जो है उनकी कभी कभी आ जाती है। तो अमेरिका जो पावर, उसके जो स्ट्रैंड हैं पावर के, उसमें सबसे बड़ा तो जियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जिसको वो कंट्रोल करता है पेट्रो डॉलर्स के जरिए, IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक वगैरह के जरिए। उसमें अभी चाइना काफ़ी पीछे है। उसके अलावा जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं अमेरिका के पास जैसे इंटरनेट है, GPS है, उसमें कोशिश तो कर रहा है चीन, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी खला में और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन वो जंग शुरू हो चुकी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोल्ड वॉर है, बल्कि कोल्ड वॉर प्लस होगी क्योंकि इसमें थोड़े से और चीज़ें भी शुरू होंगी। तो पाकिस्तान को बड़ा देखभाल के अभी कदम रखना है कि भाई अभी हम ऐसे खित्ते में हैं कि कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम बैलेंस रखें और किसी तरफ ना झुकें। लेकिन ये कब तक कर पाएंगे ये नजमुद्दीन शेख साहब बेहतर बता सकते हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ज़्यादा देर हम ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर पाएंगे। और अब वो ज़माना नहीं है कि हम ब्रिज थे बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अब ज़्यादा देर बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर सकेंगे। मेरे साथ रहिए। बहुत ही मेरे जलसा बहुत ही ब्रेक लेते हैं। बहुत ही गंभीर, बहुत ही पेचीदा सूरत हाल डेवलप कर चुकी है। पाकिस्तान एक रॉक सॉलिड चाइनीज़ एलाय है। पाकिस्तान के बहुत बड़े इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर, CPEC के शक्ल में। अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी एक तरफ और चीन एक तरफ, एक बहुत बड़ी इक्तिसादी जंग जो है उसका कम अज़ कम आगाज़ जो है हो चुका है। ये कैसे ये सूरत हाल डेवलप करेगी, फर्दर इस पर मज़ीद बात करते हैं। आदिल अजम साहब से बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम सीधा चलते हैं अमेरिका में, बॉस्टन में प्रोफेसर डॉक्टर आदिल अजम साहब की तरफ। प्रोफेसर आदिल अजम, आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि जो टेंशन्स अब अमेरिका और चीन के दरमियान में शुरू हो गई हैं वो सिर्फ ट्रंप के इलेक्शन तक या ट्रंप से उनका ताल्लुक नहीं है।
लेकिन दूसरी जब देखते हैं हम जो आप बात कह रहे हैं उसी के पस मंज़र में मेरा सवाल ये है कि अमेरिका दुनिया के ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को, उसके इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, डॉलर डिनोमिनेशंस को कंट्रोल करता है, और चीन का जो ट्रेड है नॉर्थ अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ, वो चीन की जो खुशहाली है, जो उसकी एक पोजीशन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अमेरिका की जितनी कंपनीज़ हैं, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़ॉन हो, वॉलमार्ट हो, टेस्ला हो, जनरल मोटर्स हो, वो एक ना एक फॉर्म में कहीं सप्लाई चेन की वजह से, कहीं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वजह से, कहीं मार्केट्स की वजह से चीन पे डिपेंडेंट है। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसके नताइज क्या निकलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता यार, और इसका भी अच्छा नहीं निकलेगा। इसका नतीजा ये है कि मेरे ख्याल में आप सीट बेल्ट बांध दें, अगले कई साल अमेरिका और चीन के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए जो है आप रोलर कोस्टर पे होंगे। आपने जितनी बातें की तमाम दुरुस्त है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस की बात दुरुस्त है, ट्रेड बैलेंस की बात दुरुस्त है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात दुरुस्त है, लेकिन इनमें से हर बात जो है वो उतनी दुरुस्त नहीं है जितनी एक साल पहले थी। मतलब ये कि चीन आज इतना डिपेंडेंट नहीं है जितना था। मतलब ये कि चीन की अपनी इकोनॉमी जो है, उसने एक अपना एक स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बना लिया है, अफ्रीका में बना लिया, लातीनी अमेरिका में बना लिया, और दूसरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में बना लिया। AIIB जो है, जो चीन का वर्ल्ड बैंक इक्विवेलेंट है, पिछले 5-6 साल से वो एमी तो नहीं बनाया। सो कहने का मकसद ये है, ये जो है, ये जो कार्रवाई तैयारी में थी, ये अब हमें पकती हुई नजर आती है। और डोनाल्ड ट्रंप और कोविड ने ये किया कि इसको जो है ना, इसको हल्की आंच से इसको ऊंची आंच पे कर दिया। सो ये वापस जाती नजर नहीं आती। ये तमाम बातें सही हैं और यही होंगे महाज तब्दील हो जाएंगे। आज से 2 साल पहले भी ये कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट था। अब जो है आप 4 बाहर भी देखते हैं, अब आप भारत भी देखते हैं, अब आप हांगकांग भी देखते हैं, अब आप ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट भी देखते हैं। सो इन अ वे ये जो एस्केलेशन है, ये मतलब नहीं कि कल जंग हो जाएगी, लेकिन ये मतलब जरूर है कि ये एक दूसरी सतह पे आ गई है जहां मल्टीपल डिप्लोमेटिक एंड नॉन डिप्लोमेटिक टूल्स, कॉन्फ्लिक्ट टूल्स विल बी यूज्ड, जिसमें आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, अगर आप पिछले 8-10 महीने में भी देख लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से देख लें या UN सिक्योरिटी काउंसिल में देख लें, कि जिस तरह आपको एक जमाने में चीन और रशिया और अमेरिका की एक टेंशन नजर आती थी ना, एकदम खुला ये 2 पावर्स हैं, वो हमें यूनाइटेड नेशन में पहले नहीं नजर आती थी, अब आनी शुरू हो गई। सो ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन इन अ वे कोविड ने से बढ़ा दिया। एक अगर आप मुझे गुजारिश दें इसको बात को लिंक करने की, जो पहले हो रही थी भारत के हवाले से, कि भारत इसका एक अहम हिस्सा है, लेकिन उतना अहम नहीं है जितना भारत समझता है। मेरे ख्याल में होगा अब ये कि अमेरिका भारत को बारी बारी कहेगा डू मोर। वो हमें तो आदत है ना, भारत को नहीं है। जब अमेरिका कहेगा भारत को डू मोर और भारत नहीं कर सकेगा डू मोर, तो वहां जो एक टेंशन शुरू होगी, क्योंकि भारत के अपने भी तो मफादात है ना। सो इन अ वे ये, और पाकिस्तान को भी कहेगा, पाकिस्तान को कभी चीन कहेगा डू मोर, कभी भारत कहेगा डू मोर, कभी अमेरिका कहेगा डू मोर। सो ये मुल्कों के लिए एक मुश्किल मौका होगा, क्योंकि दोनों ये जो बड़ी ताकतें हैं, ये अपने जो भी इनको दोस्त समझते हैं, एलाई समझते हैं, यूजफुल कंट्रीज समझते हैं, उन पे प्रेशर डालेंगे। मैं अगर आखिरी एक जुमले का मिसाल दूं, मैं एक सीरीज कर रहा हूँ इंटरव्यूज विद एक्सपर्ट्स। मैंने बात की एडमिरल स्टेवरिडीज से। एडमिरल स्टेवरिडीज जो है वो US के सुप्रीम नेटो कमांडर थे। वो कहते हैं कि कोविड से ये होगा कि हमें अपनी आर्मी करनी पड़ेगी कम, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं क्वाड में, जापान और भारत वगैरह, ये एशिया में हमारा काम करेंगे, राइट? ये वो उस पर कह रहे हैं। सो ऐसा ही होगा, हर एक्सपर्ट ये कह रहा है। जब ऐसा होगा, जब भारत पे वो प्रेशर आएगा कि यार तुम ज्यादा करो इनसे, तो फिर भारत कहेगा कि अच्छा यार मैं अमेरिका के लिए करूं, या मेरे अपने जो मसाइल हैं वो कौन से काम हैं। और इन अ वे पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। आपको ताकतें जो हैं वो पुश करेंगी, और यही मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक चैलेंज होगा अगले कई सालों तक। सीट बेल्ट बांध लें, रोलर कोस्टर इज ऑन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल नजम। शेख साहब, मुझे एहसास है कि आप अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको पिक कर लें कि जो डिप्लोमेटिक चैलेंज की इन्होंने बात की है। प्रोफेसर आदिल नजम का ख्याल है कि चीन अब इतना अपने कदमों पे ज़रूर खड़ा हो गया है कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में अगर उसके गुड्स और उसके प्रोडक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हों भी, तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इतना ट्रेड कर सकता है, या उसकी अपनी इंटरनल इकोनॉमी के अंदर अब इतनी जान है कि वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकेगा। आपका इसके बारे में क्या यानी कमेंट है? ये सही भी है और गलत भी है। अच्छा, इन द सेंस के अभी चीन ने कहा है कि हम अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे
अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कंसीड करते हैं कि साहब हमें अभी इस वक्त हमें इंटरनेशनल मार्केट्स की भी ज़रूरत है। इस सिलसिले में आपको एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप अभी हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, अमेरिका और चीन का रिश्ता है, एस्पर ने यानी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं मार्क एस्पर, हाँ, उसने अभी बताया है कि साहब बिफोर द एंड ऑफ द ईयर मैं जाऊंगा और वहाँ पे हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। अब देखिए, उन्होंने अभी तक इस किस्म की चीज़ तोड़ी नहीं है। और मजाक के तौर पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी ट्रम्प साहब जो हैं, उनकी अपनी जो कंपनीज हैं वो अभी तक काम कर रही हैं चीन के साथ। अच्छा। और अभी उन्होंने माशाल्लाह हाँ एक चीज़ अभी बताई है कि साहब 8 टन फर्नीचर ट्रम्प साहब ने अपने मार्को लागो के जो फ्लोरिडा में, हाँ फ्लोरिडा में, उसके लिए उन्होंने 8 टन का फर्नीचर मंगवाया है डायरेक्टली फ्रॉम चाइना। और तो चीन ने अभी तक ट्रम्प की कंपनीज पे सैंक्शन नहीं लगाया, हालांकि इतनी अमेरिकन चीनी कंपनियों पे सैंक्शन हो चुका है। देखिए सैंक्शंस के सिलसिले में भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और रही हैं माजी में और रहेंगी मुस्तकबिल में भी, कि ZTE है, आपने उसको कहा कि बैन कर दिया, हुआवी को बैन कर दिया, अब आप टिकटॉक के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब चीजें हो रही हैं एक कॉन्टेक्स्ट में, वो कॉन्टेक्स्ट ट्रम्प का इलेक्शन है इस वक्त। और अगर ये खत्म होता है तो मुझे लगता है कि तब्दीलियां आएंगी। उस तब्दीलियां खास तौर पे ईरान के लिए होंगी। मैं फिर आता हूं सर इस पे थोड़ा सा मिलिट्री डायमेंशन का जो आपने इशू उठाया मार्क एस्पर का। जनरल साहब, जनरल नईम खालिद साहब, मार्क एस्पर के डिफेंस सेक्रेटरी कह चुके हैं पिछले 24 घंटे में कि बहुत जल्दी इस साल के ख़त्म होने से पहले वो बीजिंग जाएंगे और बहुत से मामला को ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स में बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स? मैं ये समझता हूँ कि जो बड़ी बातें हैं वो तो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और जो मिलिट्री टॉक्स हैं वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि कोई अंडरस्टैंडिंग इनकी इकॉनमी पर ना हो। और वो जैसे भी बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा चाइना की तरफ मैं ये कहूँगा कि उसको ये एडवांटेज भी है कि यूरोप के कुछ मुल्क अमेरिका की लाइन टो नहीं कर रहे हैं, जैसे जर्मनी है, जैसे फ्रांस है, और भी वहाँ के छोटे मुल्क हो सकते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक हो सकते हैं। तो वहाँ पर उनको ठीक है सपोर्ट यूके की बहुत है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान की होगी, लेकिन एक विद इन यूरोप भी ऐसा ब्लॉक है उभर रहा है जो शायद अमेरिका की बात वो ना माने। तो अमेरिका का जो वो एक उसकी पावर थी टू यूनिलैटरली सैंक्शन करने की कंट्रीज को, वो भी अभी आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा डाइल्यूट हो रही है। तो ये मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स जो है इनका इतनी अहमियत नहीं है मेरी नज़र में। ज़्यादा अहमियत जो है वो इकोनॉमिक टॉक्स की है, इकोनॉमी के मतलब जो कुछ होगा। जैसे वो कह रहे थे कि जब ये इसकी टूट रही है मोनोपोली जो है डॉलर की, और युआन किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ रहा है या और करंसी साथ मिलाकर, तो मुझे लगता है कि ये कुछ टाइम तो लग जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये एक प्रॉपर स्टैंड ऑफ की पोजीशन में होगा। और ब्लिंक दोनों नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि एक सुपर पावर है, बेशक वो फ्लैटेंड सुपर पावर है, बट दे आर स्टिल द सुपर पावर। एक राइजिंग पावर है, और उसमें आप देख रहे हैं कि अब तो उन्होंने मरीज पर भी अपना मिशन भेज दिया है। तो ये सारी चीजें होती हैं। मुझे ये नजर आता है कि रूस को हम भूल जाते हैं जी, रूस को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। भूल जाते हैं इस इक्वेशन में। रशिया कहाँ खड़ा रहेगा जी, और ये सेंट्रल एशिया, रूस, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये सारा एक मामला बनेगा। और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे अपने अंदाजे में एक तो हमारा रिप्रोचमा ईरान की तरफ बहुत स्लो है, दूसरा रूस के साथ जिस तरीके से ताल्लुकात हमें तेजी से इस्तेमाल करने चाहिए उसमें हम स्लो हैं, और मुझे नहीं पता कि इसकी वजूहात क्या है। बल्कि चाइना को भी हमें ये इंप्रेशन कभी नहीं देना चाहिए कि CPEC के सिलसिले में हम कोई ले तो लाल से काम ले रहे हैं। तो हमें बहुत देखभाल कर ये काम करने के हमें फ्यूचर पे नजर रखनी है। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद फिर अफगानिस्तान की तरफ आते हैं। मैं चाहूंगा कि रुस्तम शाह मोहम्मद साहब से भी उसका व्यू लें, वहां की कॉम्प्लेक्सिटी का कैसे इफेक्ट होगा, और नजमुद्दीन शेख साहब भी अफगानिस्तान के हवाले से एक्सप्लेन करना चाहते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि हम सब समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान की दाखिली सियासत और मामला ने तकरीबन 40 बरस तक सफ़र किया।
पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब जबकि वो स्टेबिलिटी नज़र आती है मंजर आम पे, अमेरिका और चीन के दरमियान शदीद किस्म की टेंशन जो है वो डेवलप कर रही हैं। चीन के, रूस के, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, ईरान और हिंदुस्तान सभी के अपने अपने जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस भी हैं और इंटरेस्ट भी हैं अफगानिस्तान में। ये सूरत हाल किस तरह से प्ले आउट करेगी, इस पर मैं क्विकली अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का एक क्विक रिएक्शन ले लूँ। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू देन गोइंग टू नजमुद्दीन शेख। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चीन के वहाँ पे इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं और वो इकनॉमिक इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करना चाहेगा। दूसरा उनका ये इंटरेस्ट है कि अमेरिका की फ़ौज अफगानिस्तान से कुलियतन निकल जाए, क्योंकि चीन अपने एक करीबी हमसाय मुल्क में अमरीकी मिलिट्री प्रेजेंस को बर्दाश्त ज़्यादा अरसे तक नहीं करेगा। तो ये दो उनके मकासद हैं कि अमरीकी फ़ौज निकल जाए और उनकी जो प्रोटेक्शन, जो इकनॉमिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि मिनरल्स भी शामिल हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, कि वो प्रोटेक्ट हो और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए ताकि उनको उससे कुछ फ़ायदा मिले। और वो जो सेंट्रल एशिया वगैरह के साथ जो है चूँकि वो लगा हुआ है, इसलिए उस सारी रीजन में स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब यहाँ अफगानिस्तान में अमन कायम होगा और वहाँ से दाइश वगैरह का खात्मा होगा। इसलिए वो तालिबान से भी राब्ते कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दाइश को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। अब इसमें पाकिस्तान का भी रोल है, ईरान का भी रोल है, चाइना का भी रोल है, लेकिन असल बात यह है कि जब तक बातचीत में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो हमें कोई ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो फरीक़ैन हैं, तालिबान और अफगान हुकूमत, उनके दरमियान शायद बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन वो पोल्स अपार्ट हैं, वो मशरक़ और मगरब हैं। इसलिए जब तक कि वो करीब ना आए एक दूसरे के, उसको तालिबान को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी और अफगान गवर्नमेंट को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। अगर वो अपनी अपनी पोजीशन पे अड़े रहे तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि उनकी फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी। इस वक्त उनकी जो है वो 8,600 फौज है, 4-5 अड्डे उन्होंने खाली कर लिए हैं और वो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले ये सारी फौज निकल जाए। ऐसी सूरत हाल में मैं ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान फिर एनआरकी की तरफ जाएगा अगर कोई सेटलमेंट न हो तो। नजमुद्दीन शेख साहब, क्विकली। जी, मैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि एनआरकी की तरफ अफगानिस्तान जा रहा है, और वो इस वजह से जा रहा है क्योंकि अभी भी 4,200 रिलीज कर चुके हैं तालिबान, और वो उन्होंने ये भी वादा किया है कि हम औरों को छोड़ने को तैयार हैं अगर उनके सही नाम हो। उन्होंने 500 को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें ये भी याद रखना है कि अगर समझौता होता है तो समझौते में भी पहले ये फैसला करना होगा कि कौन सी चीजें दी जाएंगी तालिबान को और कौन सी चीजें हुकूमत रखेगी अगर ये डिवीजन होती है। और इस किस्म की बातचीत जो है ये 1 महीने में या 2 महीने में नहीं हो सकती, ये लंबा अरसा चलेगी, और ये लंबा अरसा जब चलेगी तो हमारे लिए एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि हमने अपने सब नुमाइंदे एम्बेसडर सादिक जो मैं समझता हूं कि कबुलोव की तरफ अफगानिस्तान में रूसी जो सफीर रहे हैं, कबुलोव और सादिक साहब 2 बंदे हैं जो कि अफगानिस्तान के हर पहलू से वाकिफ हैं, और इस वक्त मैं समझता हूं कि उनकी कोशिश है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सादिक साहब हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तीनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो जमीन पे है वो ये है कि 2024 तक आप कहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, सर फहरिस्त अमेरिकन ने, कि हम आपको इमदाद देंगे। लेकिन मुझे ये नजर आता है कि जिस दिन ट्रूप्स उसकी विड्रॉ हो गई, उन्होंने अभी ये अड्डे खाली किए हैं, जब ये ट्रूप्स विड्रॉ हो गई तो उसके बाद असिस्टेंस रखना जरा मुश्किल होगा। जो चीज रहेगी वो ये है कि CIA ने प्राइवेट आर्मीज वहां पे बनाई हुई हैं
और वो प्राइवेट आर्मीज जो हैं वो रहेंगी। और इसकी वजह से आप ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं जिसमें ये CIA की जो ने मर्सनरीज रखे हुए हैं, ज्यादातर हैं सब अफगान कॉन्ट्रैक्टर्स है। समझ गया सर, मैं समझ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। जल्द साहब, मेरे पास अब 2.5-3 मिनट हैं। जिस थ्योरेटिकल कॉन्फ्रंटेशन और सिचुएशन का हम मसलसल सुनते थे, जिसकी इंपॉर्टेंस थी CPEC के हवाले से बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, वो टेंशन जो पहले थ्योरेटिकल थी, फ्यूचरिस्टिक थी अमेरिका और चीन में, वो टेंशन तो अब एक हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रही है। इसका मतलब है कि CPEC की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है, अमेरिका का दबाव भी बढ़ेगा। इसे कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? जी, इसमें तो कोई शक शुबे गुंजाइश नहीं, लेकिन चूंकि मेरा तज़किया ज़रा मुख्तलिफ है अफगानिस्तान के मतलब, मुझे 1-2 बातें कहने दीजिए। अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर 2 हैं। एक तो अपने आप को खैर आफियत से यहाँ से निकाल ले, और दूसरा यहाँ पर टर्मोइल छोड़ जाए अफगानिस्तान में, ताकि यहाँ पर अमन ना हो, क्योंकि उसकी वजूहात वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अमन लाने वाली पावर यहाँ पर काफ़ी मजबूत है, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जो ही यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस निकल जाएंगी, रवैया तालिबान का यकसर तब्दील हो जाएगा। तालिबान ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं अब्दुल्ला से और बाकी बहुत सारे लोगों से। अशरफ गनी की हैसियत बहुत छोटी हो जाएगी और अशरफ गनी का नामो निशान यहाँ से आपको नजर नहीं आएगा। तो ये जो बातचीत के मामलात हैं ये बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे, अफगानिस्तान का नक्शा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। जरूर ये टर्मोइल में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये टर्मोइल अफगान मिलकर, और ये जो 4 मुल्कों का मैंने नाम लिया, ये मिलकर इसको दुरुस्त कर लेंगे। और अमेरिका का ये ख्वाब शायद पूरा नहीं हो सकेगा कि वो यहाँ पर टर्मोइल रखे और CAA के थ्रू ये लगातार करता रहे। CPEC की आपने बात की, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। हिंदुस्तान सख्त उसके खिलाफ है, अमेरिका सख्त उसके खिलाफ है। हमने इसके बावजूद इसको कामयाब बनाना है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें अफगानिस्तान का अमन चाहिए, हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, रूस के साथ, चाइना के साथ और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात और टर्की को मिला लें मजबूत और मजबूत अगर हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह CPEC में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस में मगरब ज़दा बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो निकलना नहीं चाह रहे, उस तरफ से अपना रुख मोड़ना नहीं चाह रहे, रुख ईस्ट की तरफ करना नहीं चाह रहे। इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल काम है बाकी कामों के मुकाबले में, बाकी कामों के साथ। रुस्तम शाह साहब, मेरा एक क्विक कमेंट है कि मैं मसलसल पढ़ता हूं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमेरिका बहुत तेज़ी से निकले अफगानिस्तान से, बिकॉज वहाँ एक पावर वैक्यूम जो है वो कायम हो जाएगा। इस पर क्या कमेंट है आपका? जी यहाँ ये बात हो रही है कि अगर अमेरिका फौरन निकल गया तो चूंकि तालिबान जो हैं वो एक एडवांस करने की कोशिश करेंगे काबुल पे, और वहाँ लड़ाई होगी और एक एनार्की फैल जाएगी, एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, और जिसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। ज़्यादा लोग मुहाजिर बन के पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान का ये एजम्पशन है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि क्योंकि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो जंग से तंग आ चुके हैं। 40 साल की लड़ाई के बाद वो चाहते हैं कि जो भी हो लेकिन वो अमन डिलीवर करे, तो ऐसी कोशिशों में वो किसी का साथ नहीं देंगे। अमन चाहते हैं। वक्त मेरा अर्ली बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की, अमेरिका, चीन, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ग्लोबल ऑर्डर को। तमाम फैसला आपका है। उम्मीद है कि आपको जो है इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।